जय हिंद दोस्तों। तो हम आ चुके हैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के, और जिसमें हम बात करेंगे संसद की। और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको जो डाले हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा हेडलाइंस हमने डाल रखी है संसद से संबंधित प्रीवियस ईयर्स यानी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है हमारा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि संसद प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था, तो जो SSC CGL 1999 में ये क्वेश्चन जुलाई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग जो गठित किया था वो किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा द्विशासन का क्रियाकलाप। द्विशासन के क्रियाकलाप की अगर बात करते हैं तो यानी जिसे हम बोलते हैं द्वैत शासन, आप लोग इसे दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो अगर हम भारत कब आने की बात पूछते हैं तो भारत जो आया था वो आया था आपका 1929 में। और अगर बात करते हैं कि ये गठित कब हुआ था, तो ये जो गठित हुआ था ये हुआ था 1928 में। और अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जब आया था तो यहाँ पे इसका किस तरीके से विरोध किया गया था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुंबई में आकर के सबसे पहले पहुँचे थे जो साइमन कमीशन की जो टीम थी। तो इस पर वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था और गो साइमन बैक के नारे लगाए गए थे। और इसका अगर आप पूछेंगे कि कारण आखिर क्यों ऐसा किया गया था, तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो इस साइमन आयोग का गठन किया गया था उसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे अंग्रेजी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है। कहता हूँ कि संसदीय अगर व्यवस्था की बात की जाती है तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन होगा। लेकिन अगर संसद की जो व्यवस्था है उसमें शून्यकाल की अगर बात की जाती है, जो आपका संसदीय जो व्यवस्था चलती है और उसमें जो प्रश्नकाल वगैरह होते हैं, इसी तरीके से जो इसमें शून्यकाल जो दिया जाता है, ये शून्यकाल जो है वो इसका जन्म जो हुआ वो आपका भारतवर्ष में ही हुआ और इसे कहीं से भी नहीं लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संसद जननी किसे कहा जाता है। संसद जननी की अगर हम बात करते हैं तो संसद जननी का मतलब ही हो जाता है कि संसद का जन्म कहाँ हुआ। तो संसद का जो जन्म है वो आपका ब्रिटेन की संसद से हुआ है, यानी ब्रिटेन की संसद को ही हम संसद की जननी के रूप में मानते हैं। और ब्रिटेन ने ही लगभग सभी देशों को संसद बनाने की जो रीति है वो ब्रिटेन से ही आती है। और हमारे संविधान में भी जो संसद की जो नीति है वो ब्रिटेन से ही आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। संसदीय या संघीय की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस लिए बुलाई जाती है। यानी जो इसे थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार अपने तरीके से रिपीट कर देता हूँ कि जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं उन पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु, यानी उनमें जो गतिरोध होता है, यानी कोई वित्तीय मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई गैर वित्तीय विधेयक है और उस पर दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में अगर सहमति नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में जो है आपका तो इस कंडीशन में जो है आपका ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, यानी फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो हैं वही आपको इसे बुलाते हैं संयुक्त बैठक को। और अगर बात करते हैं कि इस बैठक को बुलाने का जो नियम है ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया गया है, तो ये जो इसका जो आर्टिकल है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आर्टिकल जो है वो है 108। और इसमें क्वेश्चन और भी बनता है कि जब ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। मैंने आपको ये बता दिया है कि बुलाते तो राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल जो है 108 है, यानी 108 है। और अगर इसकी बात करते हैं कि अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो होता है वो आपका लोकसभा स्पीकर करता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और लोकसभा स्पीकर अगर वहाँ पे अनुपस्थित हैं तो जो लोकसभा का उप स्पीकर होगा वो करेगा, ना कि राज्यसभा का स्पीकर, क्योंकि राज्यसभा का स्पीकर या सभापति आप जो भी कहें वो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ वर्ड दिया हुआ है, ये गैर संसद सदस्य।
अब अगर हम बात करते हैं गैर संसद सदस्य की, तो गैर संसद सदस्य होता क्या है? यानी गैर संसद सदस्य उसे बोलते हैं जो संसद में निर्वाचित या मनोनीत होकर के ना आया हो, लेकिन फिर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता हो, उसे हम बोलते हैं गैर संसदीय सदस्य। और संसद में बोलने का अधिकार उसे प्राप्त है, तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है भारत का महान्यायवादी। और इसे हम अगर बोलते हैं तो इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और इसका अगर आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में महान्यायवादी की परिकल्पना की गई है, तो वो जो है हमारा, वो है हमारा 148, यानी आर्टिकल नंबर 148 जो है वो आपका महान्यायवादी की बात करता है। और अगर पूछा जाए कि ये किस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आपका देखो नीचे लिखा हुआ है, एसएससी एसओएस सितंबर 2001 में ये क्वेश्चन आपका आया है। यहाँ पे हालांकि मैं एसएससी की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य भी कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। और अभी हाल ही में जो परीक्षाएँ हुई हैं, जिससे कि हम आप आरओ एआरओ की परीक्षा की बात करते हैं, तो उसमें भी इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। हालांकि फ्रेंड्स मैं अभी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। और आर्टिकल इसका 108 है। और इसका जो बुलाने का काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। और वहाँ पे हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं भूल गया था, जो वहाँ पर बात की गई थी कि गैर वित्तीय, वहाँ पे गैर वित्तीय इस वजह से कहा गया था क्योंकि जिसमें वित्त से कोई लेना देना ना हो। और अगर वित्तीय होता तो संयुक्त बैठक ही नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई वित्तीय मामला होता है तो वो राष्ट्रपति ही उसे उठाता है, ना ही वो लोकसभा में उठाया जाता है और ना ही राज्यसभा में उठाया जाता है। वो राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही उठाया जाता है और उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो विदेशों में जो लोग भेजे जाते हैं, ठीक है, अब बात यह है कि विदेशों में भेजा कौन जाता है, जैसे कि राजदूत वगैरह हैं, ऐसे कई पद होते हैं, उनका जो चयन होता है या उनका जो नामांकन होता है वो कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलत आंसर लगा करके आ जाते हैं प्रधानमंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ना ही प्रधानमंत्री करते हैं और ना ही इसमें होम मिनिस्ट्री कुछ करता है। इसमें जो भी करते हैं वो सब लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपके संसद में इस पर चर्चा करके उसके बाद में ही नामांकन करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएमएल मई 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। बात करते हैं ब्रिटिश संसद, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, यानी जब अंग्रेज़ों की सरकार उस समय चल रही थी इंडिया में, तो उस समय वह कौन सा व्यक्ति था जिसे चुना गया था। तो उसकी बात अगर करते हैं तो वो है हमारे दादा भाई नौरोजी जी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो सर्वप्रथम है वह भी आपकी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। और ये एक पारसी धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। फ्रेंड्स ये संसद की अगर बात की जाती है या फिर आपकी लोकसभा की जाती है या फिर आपकी राज्यसभा की जाती है, हालांकि राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोकसभा को भंग करने की बात की जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, वो कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और आप लोग लाइक कमेंट करके आप अपना